हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पे हैं और जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखते हैं आज हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे भी। बस आप कंटिन्यू मेरे साथ इस लेसन में बने रहिए और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे पहले एक बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है, ये हमेशा गति करती रहती है और इसके अंदर और बाहर जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता है इस ग्रह के अंदर। एक बहुत बेसिक सी बात यहाँ स्टार्टिंग में हमें बताई जा रही है पृथ्वी के बारे में। फिर हम देखते हैं आगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे प्याज होता है कि प्याज के छिलके को आप छीलते जाइए तो ऊपर एकदम पतली सी परत निकलती है, फिर मोटी सी, फिर मोटी सी, और उसके अंदर एक छोटा सा मोटा सा केंद्र जैसा रहता है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पृथ्वी भी एक पतली परत जैसी, प्याज के पतली परत जैसी उसका ऊपरी परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। वैसे देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अगर आप बुक देख के पढ़ रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, या तो फिर कहीं छोटा टॉपिक इस पे है जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो ये जो होती है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम परपटी कहते हैं, वो पृथ्वी की सबसे पतली सतह होती है, सबसे पतली परपटी होती है जो 35 किलोमीटर तक की होती है। और ये जो समुद्र वाला एरिया होता है वहाँ पे ये 5 किलोमीटर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये महाद्वीप है और यहाँ पे समुद्र है ऐसे। तो ये जो ये वाला एरिया है महाद्वीप का, परपटी का, ये आपका 35 किलोमीटर का होगा, और ये जो समुद्र और का एरिया होगा इतना, ये आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक इमेज के थ्रू समझाया जा रहा है। हम इमेज देख लेते हैं। जैसे एक पृथ्वी का इमेज दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ऊपर का ये जो ब्लू कलर का लेयर आप देख रहे हैं पतला सा, ये परपटी है सिर्फ। इसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये स्थलमंडल है, परपटी। फिर ये जो येलो कलर का एरिया आप इतना देख रहे हैं इसको मेंटल कहते हैं, और ये जो रेड और येलो के बीच में लाइट ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है इसको क्रोड मेंटल कहते हैं। जो मतलब मेंटल और क्रोड का जो मिलन एरिया है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसको क्रोड मेंटल कहते हैं, क्रोड मेंटल सीमा। और ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है, जो आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये आंतरिक क्रोड है। तो इस तरह से पृथ्वी के कई भाग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं परपटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया जा रहा है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की गहराई में हम जितना नीचे जाते जाएंगे उसका तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए पृथ्वी की गहराई में नीचे जा पाना असंभव जैसा है। पर वैज्ञानिक हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह पृथ्वी के नीचे जाके हम पता कर सके कि आखिर वहाँ पे कैसी संरचना है, क्या है। तो इसके लिए हमेशा वो लोग खुदाई करते रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा नीचे जा पाना मतलब अभी तक तो असंभव जैसा है। भविष्य में क्या होगा नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए कि 35 किलोमीटर सिर्फ पृथ्वी की परपटी है, सिर्फ परपटी, और पृथ्वी में कितने सारे हिस्से हैं ये आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से लेके अंदर उसके जाने तक इतनी दूरी है। यहाँ पे आपको कम दिख रही है पर ये कई हज़ार किलोमीटर की दूरी है, जो पहुँच पाना वहाँ तक थोड़ा सा असंभव जैसा लगता है। वैसे आज के समय में ये शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सा सही नहीं है,
पर कुछ मामले में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 तक किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो पृथ्वी की सतह जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको जो समुद्र है, जैसे कि ये पृथ्वी की परपटी हो गई, अब यहाँ से लेके परपटी से जो है पृथ्वी की सहती जो है, महाद्वीपीय सहती मतलब पृथ्वी की जो परपटी है वो 35 किलोमीटर तक की है। और वही चीज़ समुद्र में आप जाके देखेंगे तो 5 किलोमीटर की है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे मान लीजिए ये समुद्र हो गया, ये हो गया आपका समुद्र, और ये हो गई पृथ्वी की परपटी। तो समुद्र में थोड़ी सी गहराई तो होगी ना, ये तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर और ये 35 किलोमीटर होगा। तो आपको समुद्र में आके 6000 किलोमीटर खोदना होगा, तब जाके हम पृथ्वी के केंद्र में पहुँच सकते हैं, इसके मध्य भाग में पहुँच सकते हैं, जो कि थोड़ा आप असंभव कर सकते हैं, क्योंकि जितना जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है, और वो तापमान बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाद्वीपीय सहती है वो सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। तो महाद्वीपीय की सहती क्या है, जैसे महाद्वीपीय की परपटी जो है ऊपरी भाग है वो, उसकी बात की जा रही है कि वो सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे Cl तथा सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो एरिया हमारा है जो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, इसको Cl कहते हैं। तो महाद्वीपीय जो परपटी है इसको हम Cl कह सकते हैं। एग्ज़ाम में देखिए ये सारी चीज़ें कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान रखना है, इसे एक फैक्ट की तरह नोट डाउन करके रखना है। तो ये हो गया हमारा Cl। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। जस्ट वेट। तो महाद्वीप की जो परपटी होती है, जो ये परपटी होती है ऊपर की, इसको हम कहते हैं सीमे, जो हमारा बनता है सिलिका तथा मैग्नीशियम से, इसको हम सीमे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और इसे 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिलिका तथा मैग्नीशियम से मिलके सीमे बनता है, और सिलिका एल्यूमिनियम से मिलके Cl बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ये देखिए ये जो एरिया है ये परपटी वाली एरिया है, और ये जो है इसका नीचे का जाएगा, ये बाहरी परत है, बाह्य परत, ये हो गया हमारा 35 किलोमीटर का। और ये देख रहे हैं ये आप महासागर है, तो महासागर की ये जो दूरी है ये हो जाएगी 5 किलोमीटर की, जो हमने अभी पढ़ी। तो ये महासागरी परपटी है, जो ये है महासागरी परपटी है, और ये महाद्वीपीय परपटी है जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो हमने पिछले इमेज में देखा था कि परपटी के नीचे मेंटल था, फिर उसके नीचे बाह्य मेंटल, सॉरी देखिए यहाँ पे जो हमारी परपटी है, परपटी के नीचे मेंटल, फिर क्रोड मेंटल सीमा है, इसके बाद बाह्य क्रोड और फिर आंतरिक क्रोड। तो पहले आंतरिक क्रोड, फिर बाह्य क्रोड, फिर क्रोड मेंटल सीमा, फिर मेंटल, फिर ये अपनी परपटी आ जाएगी। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। तो इसकी जो सबसे आंतरिक परत है उसे हम क्रोड कहते हैं। फिर देखते हैं हम आगे। इसकी त्रिज्या लगभग 35,000 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी हुई तथा इसे नीफे कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो पृथ्वी की परत है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी का जो क्रोड है उसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, और वो निकिल और लोहे की बनी हुई है, इसलिए इसको नीफे कहते हैं। तो ये भी यहाँ नोट डाउन करने जैसा है।
केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो केंद्रीय जो क्रोड है उसका तापमान और दाब दोनों बहुत उच्च होता है। इसके लिए हम वहाँ पे पहुँच पाने में असमर्थ हैं अभी, क्योंकि किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं कि वो इतने ज़्यादा तापमान को सहकर अंदर जा सके। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है। तो यहाँ पे इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी का जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा मेंटल का है। तो मेंटल के बाद आता है क्रूड और क्रूड के बाद आता है पृथ्वी की पर्पटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें मतलब 35 किलोमीटर कुछ भी नहीं है 6371 किलोमीटर के आगे। फिर हम देखते हैं सेल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है जो पृथ्वी की पर्पटी है वो कई तरह के सेल से बनी है, मतलब पत्थरों से बनी हुई है। पृथ्वी की जो पर्पटी है वो पत्थरों से बनी हुई है और पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है मतलब खनिज पदार्थ जो के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब जो खनिज पदार्थ है वो जब शैल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं पत्थर के रूप में, तो यहाँ पत्थर की बात की जाती है। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। तो शैल का रंग भी विभिन्न हो सकता है, उसका आकार भी अलग हो सकता है और उसका गठन जो होता है, उसका प्रक्रिया जो उसका बनने का होता है वो भी अलग हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ कितने प्रकार के हमारे शैल होते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। तो शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। तो यहाँ पे 3 प्रकार के शैल हैं, ये भी फैक्ट है, ये आपको नोट करना है ये सारी चीज़ों को। फिर हम देखते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो यह आपका नाम से ही पता चल रहा है, आग्नेय शैल, आग्नेय मतलब आग। तो जो द्रवित मैग्मा होता है, जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, जब वो बाहर आता है ज्वालामुखी और जब वो ठंडा हो जाता है तब वो एक पत्थर की तरह हो जाता है, उसी की बात की जा रही है कि उसको आग्नेय शैल कहते हैं। तो आग्नेय शैल आप कनेक्ट कर सकते हैं, आग्नेय शैल आग, और जो लावा निकलता है वो भी कितना गर्म होता है, आग होता है वो भी एक तरह से लावा में। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और देखा है इस चीज़ को। तो आग्नेय शैल लावा और लावा से बनता है आग्नेय शैल। तो ये हो गया आग्नेय शैल के बारे में। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, इन्हीं को आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं। इसमें देखिए एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जामिनर चाहे तो एक एक शब्द से भी प्रश्न बना सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए और हो सके तो आप आग्नेय शैल लिख के टेस्ट देके पॉइंट वाइज उसके बारे में एक एक चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि आग्नेय शैल के बनने की प्रक्रिया क्या है, उसको प्राथमिक शैल कहते हैं, आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। तो आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो हम आगे देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी है, जो लावा है, जो पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा है, जब वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी बनता है और वो जब बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो जम जाता है पृथ्वी की सतह पर। उसी को आग्नेय शैल कहते हैं जो आग से बना है। आप मतलब एक सरल भाषा में कह सकते हैं आग से बनने वाला शैल आग्नेय शैल। इसी को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो जो लावा पृथ्वी से बाहर आता है और बाहर आकर जम जाता है, ठोस संरचना बना देती है, वो हमारा बहिर्भेदी आग्नेय शैल हो गया, जिसको हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। अब इसमें बहिर्भेदी आग्नेय शैल में भी देखिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो क्या हैं।
इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ये भी आपको फैक्ट की तरह, मतलब इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो छोड़ना होगा मैं बता दूंगी। यहाँ पर तो हर एक चीज़ को आपको नोट डाउन करना है समझने के लिए, और ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आगे की एनसीईआरटीज़ में आपको और भी मतलब सहजता महसूस होगी पढ़ने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है बेसाल्ट। तो आग्नेय शैल का जो उदाहरण है, और आग्नेय शैल में भी बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब ये जो बताया जा रहा है ये अंतर्वेदी है। हमने अभी बहिर्वेदी पढ़ा, अब अंतर्वेदी पढ़ेंगे हम। तो अंतर्वेदी के बारे में क्या है कि बहिर्वेदी में जो लावा है वो पृथ्वी के बाहर आके जम जाती है ठोस अवस्था में, वो बहिर्वेदी आग्नेय शैल। और जो कभी कभी क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा है, जो लावा है, वो पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है अंतर्वेदीय शैल। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अंतर्वेदी आग्नेय शैल की परिभाषा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बहिर्भेदी में जो दाने के रूप थे वो छोटे थे, अंतर्वेदी में दानों के जो रूप हैं वो बड़े हैं। ये एक डिफरेंस है। बहिर्भेदी में जो लावा है पृथ्वी के बाहर आके ठोस अवस्था में जम जाता है, अंतर्वेदी में वो पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ही जम जाता है, जिसकी वजह से वो अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। ये दो डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। तो देखिए, बहिर्वेदी शैल का उदाहरण बेसाल्ट, अंतर्वेदी शैल का उदाहरण ग्रेनाइट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेई मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो यहाँ लेई मसालों के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा सिलबट्टा जैसी चीज़ों को, तो आप उससे कनेक्ट करिए इसको कि सिलबट्टा जैसा जो चीज़ है जिस पे हम मसाले वसाले पहले ज़माने में लोग बनाया करते थे, आज भी बहुत से घरों में है वो, तो वो इसी का बनता है, ग्रेनाइट के। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द से बना है मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जीवाश्म के बारे में। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म क्या है, जब ये प्रोसेस होते हैं तो ये सारे प्रोसेस सेल बनने के, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे जो भी आके उसमें दब जाते हैं, वही जो है उन्हीं को अवशेष कहते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे औषधि सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला सेल था हमारा आग्नेय शैल, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार जो हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं औषधि सेल। तो औषधि सेल क्या है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो जब कोई चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है या लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर, जैसे भी हो, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जब कोई भी छोटी वस्तु होती है, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बड़ी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हवा के द्वारा ले जा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। पर छोटी छोटी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से चली जाती हैं हवा पानी के माध्यम से। धीरे धीरे ये चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं ये प्रोसेस बहुत छोटा होता है, ये सालों साल के प्रोसेस होते हैं। तो धीरे धीरे ये अवसाद जमा होते रहते हैं। अवसाद आप समझ सकते हैं, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। तो वो अवसाद जब धीरे धीरे जमा होते होते एक जगह पे काफ़ी सालों के बाद वो एक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस ठोस अवस्था को हम कहते हैं अवसादी सेल।
तो देखिए, जैसे आग्नेय शैल के नाम से पता चल रहा है कि आग से बना शैल है, तो अवसादी शैल के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये अवसाद से बना शैल है। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। तो आपको ये पढ़ के ही सुन के समझ में आ जाएगा कि अवसादी शैल जो है वो अवसाद से बने हैं। जब बड़े पत्थर चटक कर, टूट कर, किसी भी तरह से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में जब बढ़ जाते हैं, जब वो टूट जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं और सालों साल इकट्ठा होने के बाद वो वहीं पे दब जाते हैं, दब कर कठोर शैल बन जाते हैं। उसको हम कहते हैं अवसादी शैल। ये हमारा हो गया अवसादी शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो बलुआ पत्थर होता है वो रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर भी रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो अवसादी शैल होते हैं उन्हीं में जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म मिलते हैं जो उस शैल पे कभी रहे होंगे। जब ये प्रोसेस होता है तो वो उसमें दब जाते हैं, दब कर उसमें मर जाते हैं और उनके जो जीवाश्म होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है कि जो जीवाश्म होते हैं वो हमको अवसादी शैल में मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा आग्नेय शैल है वो खुद ही इतनी ज़्यादा टेम्परेचर का होता है। जब लावा बाहर आता है तो उसमें कुछ भी बच पाने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे कोई जीवाश्म मिलने की संभावना कम रहती है या नहीं रहती है। पर आग्नेय अवसादी शैल जो होते हैं, अवसादी शैल में हमको जीवाश्म मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन से शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं और वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अवसादी शैल में जीवाश्म मिलेंगे और ये रटने वाली बात नहीं है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अवसादी शैल में जीवाश्म क्यों मिलते हैं। फिर हम देखते हैं आगे। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। अब यहाँ पे कायांतरित शैल कोई अलग तरह की शैल नहीं है, ये आग्नेय और अवसादी शैल ही होते हैं जो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। कायांतरित मतलब उसके काया में अंतर आना, उसका बदल जाना। तो ये कोई भी अलग प्रकार की शैल नहीं है, ये आग्नेय और अवसादी शैल ही होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी उच्च ताप और दाब पड़ता है, जिसकी वजह से वो बदल जाते हैं कायांतरित शैल में। यहाँ पे कायांतरित शैल का इमेज दिया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कायांतरित शैल में परिवर्तन कैसे होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कायांतरित शैल का, जो है चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। यहाँ पे जो है शैल का उपयोग बताया जा रहा है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पत्थर शैल के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा जानकारी कि इससे हम क्या क्या करते हैं, हमारे किस काम आता है। पर जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप नोट मत करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको ताजमहल की इमेज दिखाई दे रही है जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये सफ़ेद संगमरमर से पत्थर से बना हुआ ताजमहल है। यहाँ पे जो हमने पत्थर का इस्तेमाल पढ़ा तो ये यहाँ पे इमेज दी गई है। ये लाल बलुआ पत्थर जो हमने पढ़ा था ये उसका इमेज है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल किला है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, यूज़ दिखाया जा रहा है कि जो पत्थर है उनका यूज़ कैसे होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक प्रकार की शैल है वो चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है।
कि शेल जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। तो शेल चक्र अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शेल चक्र क्या है और वहाँ पे 3-4 चीज़ें दे दी जाएँ, तो उसमें से आपको ध्यान देना है कि जो परिवर्तन होता है शेल का, एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन को ही शेल चक्र कहते हैं, इस प्रक्रिया को। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। पहले मैग्मा, यहाँ पे इमेज से आप समझ सकते हैं, देखिए हाँ इमेज, ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल के आ रहा है और ये बन जाता है आपका आग्नेय शेल। आग्नेय शेल में परिवर्तन के बाद ये आग्नेय शेल हो गया आपका। फिर ये आग्नेय शेल जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूट गया। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ये अवसाद हो गया और फिर ये एक जगह पे हवा पानी के द्वारा इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने के बाद दब के ताप दाब जो भी लगता है इस पर, और उसकी वजह से ये कुछ सालों के बाद अवसादी शेल में परिवर्तित हो जाता है। एक कठोर संरचना हो जाती है इसकी, ये अवसादी शेल बन जाता है। अब इस अवसादी शेल पे ताप और दाब लगता है जिससे ये कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाता है और फिर यही कायांतरित शेल जो है ताप और दाब के कारण फिर से पिघल के मैग्मा और लावा में बदल जाती है। फिर से ये इस फॉर्म में आ जाती है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे इसका ओरिजिन जहाँ से हो रहा है, लास्ट में अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए फिर से आके वापस उसी ओरिजिन में मिल जा रहा है, वही बन जा रहा है। जैसे कहते हैं कि हम इंसान हैं, इंसान की शरीर मिट्टी का है, हमारे लाइफ का साइकिल पूरा होने के बाद हमारे शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। तो बस आप एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि बिल्कुल ऐसे ही लाइफ साइकिल इनकी होती है कि ये जहाँ से निकलते हैं फिर वापस आके धीरे धीरे इस चक्र को पूरा करते करते वापस यहीं मिल जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है और फिर से जब ये मैग्मा आती है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मैग्मा है, जब वो ठंडा होगा तो ठोस संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसको हम आग्नेय शेल कहते हैं। तो ये हो गई इसकी पूरी साइकिल। मैग्मा से आग्नेय शेल, आग्नेय शेल से अवसादी शेल, अवसादी शेल और अवसाद बनते हैं आग्नेय शेल से, फिर अवसादी शेल, फिर कायांतरित शेल, फिर मैग्मा। तो ये अगर आप इमेज भी ध्यान में रखते हैं तो आपको पूरा डेफिनेशन हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा और बस एग्जाम्पल्स वगैरह उसके याद रखिएगा। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो जो शेल होते हैं वो खनिजों से बने होते हैं और खनिज का जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है खनिज, जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ खनिज के बारे में बताया जा रहा है कि खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला। तो कोयला क्या है, हमारा खनिज है जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, ये भी हमारे खनिज हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो यहाँ पे खनिज के बारे में बताया जा रहा है कि खनिज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसका उपयोग हमारे लाइफ में कैसे होता है, हमारे जीवन में कैसे होता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बस। फिर जो मैंने पीछे बताया वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हमारा सेकेंड चैप्टर समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम साथ में मिलके पढ़ेंगे, आगे और बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा है बस वही आपको बता रही हूँ। NCERT जो है आपके लिए, आप चाहे UPSC की तैयारी करें या स्टेट PCS की तैयारी करें,
आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस उसी के लिए एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि आप लोगों को अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ यहाँ पे। और अगर वीडियो से रिकॉर्डिंग कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या कुछ भी और बेहतर चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।